हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुश्रेष्ठ स्टडीज़। तो ये वीडियो मैंने बनाई है केमिस्ट्री में, जो आपका चैप्टर 2 है क्लास 10th वालों के लिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत आसान है, पर पता नहीं क्यों बच्चों को इस चैप्टर से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि आप लोग क्या है कि बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हो, ठीक है। केमिस्ट्री काफ़ी सारे बच्चों का मैंने ऐसा सुना है कि उनको केमिस्ट्री में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करते हुए नहीं पढ़ते हो, आप उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से डील करते हुए नहीं पढ़ते हो। आप क्या करते हो, जैसा बुक में लिखा है वैसे के वैसे सिम्बल्स और अल्फ़ाबेट्स में आप उसको याद करने की कोशिश करते हो। अब एक बात बताओ मुझको, जब आप किसी चीज़ को रटोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको चीज़ समझ में आएगी? देखिए, साइंस आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसको इमेजिन करके या एक एनिमेशन के फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज़ आपको समझ में आएगा ही नहीं वो। इसीलिए केमिस्ट्री टफ़ हो जाता है बहुत। अब केमिस्ट्री आपकी टफ़ है तो वो एस्पिरेंट्स, फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो कि आईआईटी करेंगे, नीट करेंगे। अब आप मुझको ये बताइए, आप 10th क्लास में हैं और आपको एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स इतना इजी चैप्टर टफ लग रहा है, तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। तो केमिस्ट्री का एक ही तरीका है कि उसको जो है रियल लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ते चलें, ठीक है। तो ये जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स हैं, ये मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अभी का ये जो पार्ट है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम सिर्फ एसिड्स पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम बेस पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो मैंने अभी फ़िलहाल में ये जो वीडियो बनाया है, वीडियो तो काफ़ी सारी है और आपके स्कूल्स में भी पढ़ा दिया होगा काफ़ी कुछ। तो ये एक रिवीजन है, रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपकी बुक्स में जो भी लिखा हो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बुक्स कौन सी आप रिफ़र कर सकते हैं? देखिए, एनसीईआरटी तो आप पता नहीं क्यों बनाई है, मुझे ये समझ में नहीं आता। पर एनसीईआरटीज़ जो हैं उसमें आपको इतना डिटेल मिलेगा नहीं। स्कूल में क्या होता है कि एनसीईआरटी से पढ़ा देते हैं और क्वेश्चंस देते हैं रेफरेंस से, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या लगता है कि भैया ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, ये तो पढ़ाया ही नहीं। वो पढ़ाया इसलिए नहीं क्योंकि स्कूल में तो एनसीईआरटी से पढ़ा दिया और क्वेश्चंस आपको दे दिए रेफरेंस से, तो कैसे हारमोनीज फिट बैठेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो रेफरेंसेस जिन रेफरेंसेस से मैं प्रेफर करती हूँ वो है आपका वीके गोयल और है एस चांद। अच्छा, एस चांद उन लोगों के लिए बढ़िया है जो लोग थोड़ा सा डिटेल में, जिन लोगों को पढ़ना पसंद है, या जो लोग आईआईटी और नीट लेंगे, जो पीसीएम या पीसीबी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एस चांद बढ़िया है। अदरवाइज़ वीके गोयल भी ठीक है। तो मैं अभी जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो एनसीईआरटीज़, वीके गोयल और आपका एस चांद से जो है रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगर हम एसिड्स की बात करें तो देखिए, एसिड्स अब इमेज में जितनी भी आपको इस पीडीएफ में जितनी भी इमेजेस दिख रही है, ये सभी आपका फेवरेट होगा। आपको जैम पसंद है, आपको कोक पसंद है, आपको विनेगार, स्पेशली जिन लोगों को नूडल्स पसंद होगा, ठीक है, उनको विनेगार पसंद होगा। अच्छा, खाने में एक चीज़ और पड़ती है, साइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले अगर हम एसिड्स पढ़ रहे हैं तो एसिड्स में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये भैया आसपास में है क्या, ठीक है। एसिड्स में अगर हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, उसमें एसिड्स जो है क्या होता है, तो आप ये जो फ्रूट्स खाते हैं, इनका ये जो खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। कई बार आपको चींटी काट जाती है, तो एकदम से लाल चींटी जब काट जाती है, रेड एंट, तो फिर कितनी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एसिड्स। तो आपके जो फ्रूट्स हैं जिनमें एक सार टेस्ट आता है, खट्टा टेस्ट आता है, उसमें आपके एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पेज स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से ले लेते हैं ये, ठीक है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में ज़्यादातर आपका प्रेजेंट होता है ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटोज़ वगैरह में, मैलिक एसिड्स, ये भी टोमेटोज़ और अदर जो है आपके
टोमेटोज़ और अदर जो फ्रूट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, जिनका टेस्ट बहुत ही खट्टा होता है, सार होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्जेलिक हो गया, मैलिक हो गया, इसके अलावा आपका साइट्रिक एसिड तो मेन है। आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप लोगों के किचन में एक ना एक सैशे तो पड़ा होगा जिसमें साइट्रिक एसिड पड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों के घर में ढोकला खमन वगैरह बनता है उसमें खटास के लिए हम साइट्रिक एसिड को डालते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका जो विनेगार है, विनेगार में आपका होता है एसिटिक एसिड और एक इथेनॉइक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से जब चींटी काट जाती है तो वो जो जलन होती है, ईचिंग होती है, किसकी वजह से होती है? क्योंकि एंट में वो जब हमको बाइट करती है, उनकी बाइट में होता है एक एसिड जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया एसिड्स। तो ये रेगुलर एग्जाम्पल थे आपकी डेली लाइफ में। आप जाइए अभी किचन में आपको फ्रिज खोलिए, चलो सबसे पहले कोई काम नहीं करो, आप क्या करो, फ्रिज खोलो, ठीक है। फ्रिज में आपको जैम मिले, जैम का अगर टेस्ट खट्टा हुआ, क्योंकि वो साइट्रस फ्रूट से बना हुआ है। साइट्रस फ्रूट्स क्या हो गए? अंगूर, एप्पल भी कई बार साइट्रस होता है टेस्ट में, ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, और भी जो भी आपके फेवरेट फ्रूट्स हो वो आप देख लेना। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें आपका साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब आपको फ्रिज में आप इमेजिन करिए, आप लोगों के फ्रिज में होगा कोक की बॉटल या फिर जिसमें फिज़ वाली जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब आप जब भी नूडल्स खाने जाते हैं या चाइनीज़ खाने जाते हैं तो हम विनेगार का यूज़ करते हैं, तो विनेगार में क्या हो गया? वो एसिटिक एसिड हो गया, इथेनॉइक एसिड हो गया। अब साइट्रिक एसिड, आपके किचन में थोड़ा सा ड्रॉअर में आप देखेंगे तो आपको एक पाउच, येलो कलर का पाउच मिलेगा जिस पे लिखा होगा साइट्रिक एसिड। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? ये सारे एग्जाम्पल थे एसिड्स के। और अगर आपको और एसिड से फैमिलियर होना है तो लाल चींटी के बीच में चले जाना। अगर कोई काट ले और वो जो ईचिंग होती है वो भी किसकी वजह से हुई? क्योंकि चींटी की बाइट में क्या था? चींटी की बाइट में था फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अच्छा, जब आपको कुछ पकौड़े वगैरह खाने का मन करता है, समोसे वगैरह आपने ठूस लिए, बहुत अच्छा खाना खा लिया, रात में क्या होता है? रात में आपके पेट में होती है गुड़गुड़, पेट में गुड़गुड़ होती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है? एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ऐड भी आता है, समोसे खाते हैं कि भैया एसिडिटी हो रही है, इनो पियो। तो ये जो एसिडिटी होती है ये भी किसकी वजह से होती है? क्योंकि आपका जो स्टमक है उसमें क्या होता है? HCl। जब इस HCl की अमाउंट बढ़ जाता है, HCl का अमाउंट जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आपको क्या होता है? एसिडिटी, ठीक है। तो ये सारे कुछ डेली लाइफ रेगुलर एग्जाम्पल्स थे एसिड्स के। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स की और थोड़ा सा हम ब्रीफ में अगर पढ़ें तो देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? pH स्केल दिख रहा है। pH स्केल को क्या बोलते हैं हम? pH का मतलब होता है, पहले एसिड्स और बेसिस पढ़ने से पहले pH पढ़ लो। अगर आपने pH पढ़ लिया तो एसिड्स और बेसिस अपने आप में ही क्लियर हो जाएगा। तो देखो pH क्या होता है? pH मतलब पैरामीटर ऑफ हाइड्रोजन, लॉगरिथम में, नेगेटिव लॉगरिथम में पैरामीटर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, आपने pH देखा भी होगा, काफ़ी सारे एडवर्टिजमेंट्स आते हैं, सोप्स वगैरह आते हैं, उसमें लिखा होता है कि भैया इसका pH ये है, इसका pH ये है, आप ये वाला खरीदिए, ये वाला खरीदिए। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारा जो वाटर होता है उसका pH क्या होता है? 7 मतलब न्यूट्रल, ठीक है ना, एसिडिक ना बेसिक। अब 7 से आप नीचे आते चले जाइए, देखिए कलर डार्क होता जा रहा है और डार्क होता जा रहा है। तो जितना आप नीचे आएंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये चीज़ क्या होती जाएगी? ये एसिडिक होती जाएगी। देखो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, विनेगार भी दिख रहा है, टोमेटो भी दिख रहा है, एप्पल भी दिख रहा है, बनाना भी देखिए, लेमन भी देखिए। तो यहाँ पे क्या है? टूवर्ड्स लेफ्ट जब आप जाते हैं तो ये कैसा हो जाता है आपका? एसिडिक इन नेचर। तो pH कहाँ से होगा? 0 से अप टू थोड़ा सा 7 से आगे तक, मतलब 6 और 7 तक। ये क्या हो गया आपका? एसिडिक pH। अब बेसिक pH क्या होता है? अब हमको क्या चलना है? अब तक तो हम लेफ्ट चल रहे थे, अब हमको चलना है राइट में चलेंगे अब हम। आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे ही आप 7 से 14 की तरफ आएंगे, 7 से 14 की तरफ आएंगे
तब चीज़ें कैसी होती जाएंगी, बेसिक इन नेचर। इन शॉर्ट अगर हम आपको शॉर्ट में बताएं तो देखिए, ध्यान से देखिए, इस तरफ जाते हैं टूवर्ड्स 0 तो आपकी चीज़ें एसिडिक होने लगती हैं। इस तरफ जाते हैं टूवर्ड्स 14 तो चीज़ें आपकी कैसे होने लगती हैं, बेसिक। तो पीएच का खेल समझ में आ गया कि पीएच क्या होता है, जैसे आपका स्केल होता है, रूलर होता है, रूलर स्केल, बस ऐसे ही ये स्केल होता है। किसका स्केल होता है, एसिडिक और बेसिक चीज़ों को पता लगाने का। अच्छा, जो बीच में रहेगा जिसका 7 है वो क्या हो गया, न्यूट्रल। जैसे वाटर हो गया, वाटर क्या हो गया, न्यूट्रल। ठीक है, अब वाटर में मान के चलो एसिड्स ज़्यादा प्रेजेंट है, तो वाटर का पीएच अगर 6 है, इसका मतलब वाटर में थोड़ी सी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है। अगर वाटर का पीएच मान के चलो 9 है, इसका मतलब वाटर में बेसिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है। ठीक है, और अगर 7 है तो न्यूट्रल। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, एसिड्स जो हैं आपके वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व कर दो, वाटर में अगर आप डिज़ोल्व कर देते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये H+ आयंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने एसिड डाल दिया। ठीक है, अब इसमें से क्या निकलेगा, आपका H+ आयंस निकलेंगे। तो ये जो H+ आयंस होते हैं कितने निकले, ये आपका क्या होता है, एसिड्स। ठीक है, इसी से आप क्या करते हो, पीएच में क्या देखते हो आप, यही तो H+ आयंस देखते हो कि कितने H+ आयंस निकल रहे हैं। तो ये जो जितना H+ आयन निकलेगा उसका उतना जो है स्ट्रेंथन पीएच होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बताते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन H2O, कि पानी में हाइड्रोजन आयंस जो है प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है, एसिड्स। फिर उसके बाद में इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही सार होता है। इसको सौर सार कुछ नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं सार। सार टेस्ट होता है, मतलब इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा। ठीक है, तभी तो आपके जितने भी फ्रूट्स होते हैं, चाहे आप मैंगो ले लीजिए, चाहे आप जो है संतरा ले लीजिए, चाहे अंगूर ले लीजिए, चाहे आप एप्पल ले लीजिए, सबका टेस्ट वो जो खटास होती है, नींबू में भी खटास होती है, मौसमी जो होता है उसमें भी खटास होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये खट्टापन किसकी वजह से आता है, ये खट्टापन आता है आपका साइट्रिक एसिड की वजह से। और इसके साथ में और भी जो है एसिड्स होते हैं, मैलिक, ऑक्जेलिक। अच्छा, इमली जो होती है उसमें टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, स्पेलिंग आप देख लेना। टार्टरिक एसिड मतलब आपने देखा होगा कई बार आपके किचन में जो है टार्टरी टार्टरी के नाम से फेमस होता है। तो जब आपके घर में क्या बोलते हैं, खमन बनता है या ढोकला बनता है तो उसमें ये हम डालते हैं थोड़ा सा खट्टा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है, देखिए लिटमस पेपर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो लैब में जाके आप देख लेना। लिटमस पेपर होता है, इसका जैसा कलर आता है, हम इसकी एक स्केल आती है, उससे हम फिर मेजर करते हैं कि ये एसिडिक है कि ये आपका बेसिक है। ठीक है, तो एसिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये आपने मान के चलिए ब्लू लिटमस पेपर लिया, ये ब्लू लिटमस पेपर पे इसको आपने थोड़ा सा एसिड्स की ड्रॉप डाली, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये जो है आपका ब्लू से हो जाएगा क्या, ये ब्लू से हो जाएगा आपका रेड। तो पहले क्या था, ब्लू था, अब क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो ये ब्लूज को रेड कौन बना सकता है, ये एक ही काम कर सकता है, वो है एसिड्स। तो एसिड्स क्या करते हैं, जब भी आप जो है ब्लू लिटमस लेते हैं तो इसको ये कन्वर्ट कर देता है रेड में। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। देखो, एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है जो हर बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब लगभग काफ़ी सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है कि प्यूरिफाइड जो वाटर रहता है, डिस्टिल्ड वाटर जो रहता है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर सकता, वेयर एज अगर आप रेन वाटर लेते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिड्स में अभी हमने देखा कि फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयंस मतलब H+ आयंस होते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस्ड होगी जब वहाँ पे फ्री आयंस होंगे, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज का जो है ट्रैवलिंग होती है। तो अब क्या होता है, जहाँ पे फ्री आयंस मतलब वहाँ पे होगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट।
लेकिन जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है इसमें कोई भी फ्री आयंस नहीं होते। अब आयंस ट्रैवल ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस्ड होगी? तो डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड नहीं होती है, क्योंकि उसका सोल रीज़न होता है कि वहाँ पे कोई फ्री आयंस नहीं होते हैं। वेयर एज रेन वाटर की अगर हम बात करते हैं, रेन वाटर में थोड़ा सा एसिड्स प्रेजेंट होता है, तभी तो उसको हम एसिड्स रेन बोलते हैं, एसिड रेन्स बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो जहाँ पे फ्री आयंस होंगे वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम क्या कर देते हैं? एसिड मिला देते हैं। आपने देखा भी होगा जो बैटरीज होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। आपकी कार में जो बैटरीज होती हैं या आपके घरों में जो बैटरीज इन्वर्टर में हम यूज़ करते हैं, उसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड से जो सॉल्यूशन भरवाते होंगे आप लोग या पहले से भरा हुआ आता है, वो एसिडिक होता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते कार और घर के लिए। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर। उसके बाद आपका आता है कि किसी के पास में भी मान के चलिए हाइड्रोक्साइड आयंस है, OH आयंस है। OH आयंस आपके कहाँ होते हैं? बेसिस में। ये जब मैं पार्ट 2 में बेसिस पढ़ाऊँगी तो उसमें हम देखेंगे, अभी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम एसिड्स पढ़ रहे हैं तो एसिड्स ही देखते हैं। तो ये क्या करता है? H+ जो है OH नेगेटिव का दुश्मन होता है। तो अब क्या होगा? दो दुश्मन आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए सोचेंगे। तो जब ये एक दूसरे को ख़त्म करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब जब H+ लड़ता है किससे? OH नेगेटिव से। H+ कहाँ से आता है? एसिड से। OH नेगेटिव कहाँ से आता है? बेस से। अब इसमें थोड़ा सा परेशान मत होना, ये मैं जब बेसिस पढ़ाऊँगी उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एसिड्स पे फोकस करो। अभी इस मूवी का जो हीरो है वो है आपका H+ मतलब एसिड। तो इसका दुश्मन कौन है? विलेन कौन हो गया? OH नेगेटिव। तो एक विलेन कौन हो गया? OH नेगेटिव। और हीरो कौन हो गया? H+। ये इसको क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, एसिड्स क्या करता है? काफ़ी सारे मेटल्स के साथ में रिएक्शन भी करता है। और जब भी एसिड किसी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो ये कौन सी गैस जो है छोड़ता है? ये छोड़ता है H2 गैस। इसी के साथ में अगर ये कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, कार्बोनेट्स आपके कौन से हो गए? जिनका फॉर्मूला होता है CO3। अभी आपको कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स ये सब आपको देखना होगा, तो इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं है तो केमिस्ट्री फिर निकालना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। तो कार्बोनेट्स के साथ जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो इनके साथ में किसका फॉर्मेशन होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होती है? गैस। ये तो आपको पता ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो फिज़ आता है कोल्ड ड्रिंक में, वो किसकी वजह से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अच्छा, एसिड की एक और प्रॉपर्टी होती है, आपने देखा होगा, काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हैं कि कैसे एसिड्स को अगर गलती से भी हमारे स्किन के टच में आ जाए तो पूरी वो स्किन जल जाती है। इनफैक्ट जब हम भी लैब में काम करते थे और थोड़ा सा अगर एसिड की ड्रॉपलेट्स भी टच हो गई तो बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी। तो ऐसा क्यों होता है? एसिड्स बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। अब ये नहीं है कि नींबू को लेके नींबू जब हाथ पे गिर जाता है तब क्यों नहीं ईचिंग होती, कुछ लोग ये भी सोचेंगे। ऐसा नहीं, वो हम जब हम दूसरी PPT पर आएंगे तब बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एसिड्स जो आपके रहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, ये जब भी हाथ में गिर जाते हैं तो क्या होता है? आपके बॉडी टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी आपने देखा होगा पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है। क्राइम होता है ये किसी के ऊपर। तेजाब के नाम से फेमस है ये। तेजाब बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्ट होता है ये। अगर किसी ने बात नहीं मानी तो उसके ऊपर जो है तेजाब फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही हीनियस क्राइम है। तो इट डिस्ट्रॉयज बॉडी टिश्यूज़। उसके बाद में कोई भी मेटल सरफेस है, कोई भी मेटल का सरफेस है, उसके ऊपर अगर आपका एसिड्स गिर जाता है तो क्या हो जाता है कि वो उसका जो सरफेस, पहले जो एक शाइनी पॉलिश्ड सरफेस था, वो अब उसमें कोरोजन हो जाएगा। कोरोजन मतलब वो खुरदुला हो जाएगा, एकदम कोर्स इन नेचर हो जाएगा, एकदम उसकी लेयर जो है वो फटने लगेगी। फटने इन द सेंस कैसे बोल सकते हैं
कि उसमें कुछ अजीब सी लेयर एक जमने लगेगी या पपड़ी सी बनने लगेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो क्या पहले हमने देख लिया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स क्या होती है, कि एक तो ये हाइड्रोजन आयंस जो है फॉर्म करता है जब भी हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, एक ये खट्टाइन टेस्ट होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। उसके बाद में इसका दुश्मन होता है OH नेगेटिव आयंस जिसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयंस, तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद में ये मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है जिसकी वजह से आपकी क्या फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन गैस की। ये कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ये CO2 गैस। ये अगर गलती से भी आपकी बॉडी या चेहरे पर पड़ जाए तो ये बॉडी टिश्यूज़ भी डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इनफैक्ट प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ जाती है कई बार, तो आपने देखा ही होगा। खैर, उसके बाद में ये मेटल सरफेस को भी ख़राब कर देता है। इसलिए जब भी आप आपकी लैब में जाएं तो एसिड्स के साथ तो खेलना ही नहीं, बिल्कुल भी। काफ़ी सारे ऐसे पागल बच्चे होते हैं जो एसिड्स के साथ ही खेलने लगते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखो, एक होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स और एक होते हैं आपके मिनरल एसिड्स। दोनों में अंतर क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे कि नींबू अगर हाथ में गिर जाता है तो क्यों नहीं इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि आपने तो बताया था कि भैया एसिड्स तो बॉडी टिश्यूज़ डैमेज कर देंगे। ऐसा होता है क्योंकि नींबू के अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो ब्लीचिंग एक्शन होता है उसका, तभी जब टैनिंग हो जाती है तब हम नींबू को मिक्स करके लगाते हैं। पर अगर आप ज़्यादा नींबू लगाओगे तो आपके बॉडी टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिटी इन इट। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, कि एसिड्स जो कि देखो, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो प्लांट्स और एनिमल्स से बनी होती है। ठीक है, तो जो प्लांट्स और एनिमल से चीज़ें बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एसिड्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से डिराइव्ड होती है, बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे साइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड ही है जिससे दूध से क्या बनता है, छाछ और दही वगैरह। तो लैक्टिक जहाँ भी ये वर्ड आ जाए वो आपका कहाँ हो गया, मिल्क और कर्ड में। तो ऑर्गेनिक एसिड क्लियर। ऑर्गेनिक मतलब वो कोई भी चीज़ जो कि प्लांट्स और एनिमल से डिराइव होती है। प्लांट्स और एनिमल से डिराइव होती है ऐसे एसिड्स जो कि प्लांट्स और एनिमल से डिराइव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड। उनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, ऑर्गेनिक एसिड्स। उसी के एग्जाम्पल है साइट्रिक, ऑक्जेलिक, एसिटिक, टार्टरिक और आपका लैक्टिक। ठीक है, पहली कैटेगरी क्लियर। दूसरे में हम आ गए मिनरल एसिड्स, ऐसे एसिड्स जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, इनऑर्गेनिक से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। ठीक है, यही होते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस। जैसे कि मैंने बताया H2SO4 और HCl। HCl तो आपके जो टॉयलेट्स वगैरह में आपने देखा होगा, एक पीली कलर की बॉटल होती है जिससे एसिड से जो है फर्श वगैरह साफ़ करते हैं, हम फ्लोर साफ़ करते हैं, तो वो कौन सा एसिड होता है, HCl। यही हमारे पेट के अंदर होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं और मिनरल एसिड्स जो कि इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। यहाँ पे देखो, ये तो प्लांट्स और एनिमल से डिराइव होते हैं। ये आपकी केमिकली जो मिनरल एसिड्स होते हैं, नाम से ही समझ में आता है कि केमिकली फॉर्म होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स, जैसे कि H2SO4 और HCl। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो पहला हमारा, जो हमने पहली कैटेगरी पढ़ी थी वो था ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अब हम जो दूसरी कैटेगरी पढ़ेंगे एसिड्स की, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जब हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं तो स्ट्रेंथ तो देखो, या तो आप स्ट्रॉन्ग होंगे या तो आप वीक होंगे। तो ऐसी एसिड्स में क्या होता है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स या तो वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, देखो एसिड्स का भी हमने पढ़ा था कि एसिड्स क्या करते हैं, जब भी आप उसको पानी में डालेंगे तो वो H+ आयंस जो है फॉर्म करेंगे। अगर ये H+ आयंस कम्प्लीटली डिसोशिएट, मतलब कोई भी एसिड आपने डाला और वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गया H+ आयंस में, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वर्ड आपको सीखना है, कम्प्लीटली डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अगर कम्प्लीटली टूट जाता है उसके आयंस में, ठीक है, कहाँ टूट जाता है, एक्वा सॉल्यूशन। जब भी एक्वस आ जाए, एक्वस का मतलब ये होता है वाटर, एक्वागार्ड, ये जितने भी आपने एक्वामैन
ये किससे रिलेटेड होते हैं? एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो अगर आप वाटर सॉल्यूशन मतलब एक्वा सॉल्यूशन में अगर आप एसिड्स को डालते हो और वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, टूट जाए, ये क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, जैसे कि आपका नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 3 एसिड्स बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आइंस में जब भी हम इनको डालते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। वहीं दूसरी ओर अगर हम वीक एसिड्स को देखें, अब देखो ये तो कम्प्लीटली हो गए, ये कैसे होंगे? ये कम्प्लीटली नहीं होंगे, पार्शियली होंगे। तो ऐसे एसिड्स जो कि कम्प्लीटली डिसोशिएट ही नहीं होते उनके आइंस में, या फिर पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, कम डिसोशिएट, जिनकी पावर बहुत ही कम होती है डिसोशिएशन की एक्वा सॉल्यूशन में, इनको हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स बोलते हैं। जैसे आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, तभी तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में मिला हुआ रहता है। एसिटिक एसिड, इसको तो आप जो है चाउमीन जो रहती है उसमें विनेगार जो आप डालते हो, सिरका भी बोलते हैं इसको, गन्ने का सिरका आता है, राइस का सिरका आता है, हिंदी में इसको सिरका बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? विनेगार, एसिटिक एसिड होता है उसमें। तो इतना क्लियर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं, यहाँ तक आपका क्लियर। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तीसरी कैटेगरी है, ये तीसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डाइल्यूट और एक होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब ये आपको डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप हनी सिंह के गाने नहीं सुनेंगे। कैसे? देखिए, जब आप ऑन द रॉक्स लेते हैं, मतलब आपने जब अल्कोहल बिना पानी और बिना सोडे के जब आप इनटेक करते हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बहुत ही ख़राब बात होती है। तो जब अल्कोहल में, दारू जिसको बोलते हैं, ठीक है, जब ये बिल्कुल ही इसमें ना तो पानी मिला होता है ना ही सोडा मिला होता है। ठीक है, तो जब पानी का कॉन्सेंट्रेशन होता नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड, ऑन द रॉक्स। ठीक है, और जब आप इसमें पानी मिला देते हो या फिर सोडा मिला देते हो तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ी प्लस इसकी पावर भी कम हो गई, अब ये पीने लायक हो गई। ठीक है, अब इतना ज़्यादा पंजेंट नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। जैसे घर में जब आप रसना बनाते हो तो पहले वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तब हम उसमें क्या करते हैं? पानी डालते जाते हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है तब हम उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, और जब हम उसमें पानी डालते हैं तब वो हो जाता है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट से आप क्या समझते हो कि किसी भी स्ट्रॉन्ग चीज़ में पानी डालना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। ऐसे ही अगर हम डाइल्यूट एसिड्स की बात करें तो डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? जिसमें लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स हो, ठीक है, और एक्वा सॉल्यूशन ज़्यादा हो। यही तो मैंने समझाया था। अब देखो, रसना है, रसना कम, पानी ज़्यादा। जब घर में ज़्यादा रिश्तेदार आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है कम और पानी का कॉन्सेंट्रेशन होता है ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जब आपका एसिड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है, एसिड्स का जो अमाउंट है बेसिकली, वो होता है ज़्यादा और वाटर का होता है कम। और डाइल्यूट में क्या होता है? वाटर का होता है ज़्यादा और एसिड का होता है कम। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में अंतर समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? एग्जाम्पल्स वियर्ड थे, आपको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन इसी से ही समझ में आता है। अब आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री समझ में आने लगी होगी। अगर यही आप बुकिश लैंग्वेज से पढ़ते तो अब तक आपको एक चीज़ समझ में नहीं आती। तो ये आपको कैसे समझ में आया? क्योंकि मैंने आपको रिलेट करा डे टू डे लाइफ से। डे टू डे लाइफ से जब आप केमिस्ट्री को डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हो तो केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली आपको आने लगती है। वैसे तो आपकी उम्र ही ऐसी हो रही है कि जिसमें आपकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो रही है दूसरों के साथ में, लेकिन पढ़ाई में अगर आप आपकी केमिस्ट्री अच्छी करें तो आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी। चलो, जोक्स अपार्ट। अब चौथी जो कैटेगरी आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे जो है हम एसिड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है मोनोप्रोटिक। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? आपके प्लस वाले। तो ऐसे एसिड्स जो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं, कितने दे रहे हैं? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब 1 मोल ऑफ H+ आयन, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोप्रोटिक। देखो,
एक मिनट, हाँ, जैसे ये HCl था, इसमें H कितना है, एक, HNO3 H कितना है, एक, मतलब एक मोल है, एक मोल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक। इसी तरीके से डाई का मतलब होता है 2, प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन्स। तो जब 2 प्रोटॉन्स हम देते हैं, जब कोई एसिड्स 2 प्रोटॉन्स देता है, मतलब 2 हाइड्रोजन आयन देता है, वो क्या हो गया, डाईप्रोटिक। जैसे H2SO4, ये H कितने हैं, 2 हैं, ये इसके नीचे चरणों में कौन है, इसके पैरों तले 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, डाईप्रोटिक। ऐसे ही ट्राईप्रोटिक, देखो अब H3PO4, ये कौन सा एसिड हो गया आपका, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ट्राई का मतलब हो गया 3, प्रोटिक का मतलब हो गया आयन, तो इसके चरणों तले कौन है, 3, मतलब क्या हो गया, ट्राईप्रोटिक। ऐसे जब 3 से ज़्यादा होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीप्रोटिक। इतना आया समझ में। मोनो का मतलब होता है 1, जैसे कि HCl और HNO3। डाई का मतलब होता है 2, जैसे कि H2SO4। ट्राई का मतलब होता है 3, जैसे कि H3PO4। पॉली का मतलब होता है मोर देन, ठीक है, मोर देन 3। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। चलो, pH सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो आपने काफ़ी सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने बोला होगा कि देखो हमारा स्किन का pH ये होता है, फ्रूट्स का pH ये होता है, इस pH का खाना खाना चाहिए या इस pH का खाना नहीं खाना चाहिए। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो, उसका जो रेंज रहता है वो रहता है 7 से 7.8, ठीक है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए लीथल होता है। लीथल मतलब खतरनाक। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, एसिडिटी होने लगती है, तबीयत ख़राब होने लगती है। उसके लिए फिर आपको डाइजिन और इनो वगैरह पढ़ना पड़ता है, वो खाना पड़ता है, सॉरी। अब देखो हमारे जो स्टमक है उसमें HCl होता है। HCl का काम क्या होता है, अगर आपने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा होगा, उसमें डाइजेशन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि क्या होता है कि सर्टेन बैक्टीरियाज ना हो, तो इसलिए क्या होता है कि HCl का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि HCl क्या करता है, इन बैक्टीरियाज को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये खाने को फर्दर ब्रेकिंग डाउन होने में, मतलब टॉक्सिक होने में रोक लेता है। तो इन शॉर्ट याद रखो कि स्टमक में HCl क्यों प्रोड्यूस होता है, ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर सके। लेकिन अब क्या है कि स्टमक तो वैसे ही HCl बहुत ख़तरनाक होता है, तो हमारी बॉडी को कौन बचाता है, तो एक स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, जो वॉल होती है, जो दीवारें होती हैं, वो बहुत ही थिक होती हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो एसिड है वो बाहर की चीज़ों को ख़राब नहीं करता है या बाहर के ऑर्गन्स को ख़राब नहीं करता है, क्योंकि जो परत होती है, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को और फर्दर ऑर्गन्स को। अच्छा, जो टूथ डिके हो जाता है वो भी किसकी वजह से होता है, क्योंकि क्या होता है, आप जब भी स्वीट फूड खाते हो या खट्टा खाना खाते हो तो उसमें होता है pH, कम pH होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका टूथ डिके हो जाता है। तो जो हमारे मुंह का जो pH है, जो माउथ का pH है, इट शुड ऑलवेज बी मोर देन 5.5। इतना आ गया समझ में। अब आ गया सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में इसमें किसका एग्जाम्पल आएगा, जैसे बी हो गया, एंट हो गया। ये भगवान ने इनको जो है खुद, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टाइनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, टाइनी टाइनी इंसेक्ट्स हैं, तो फिर भी ये इतने भारी कैसे होते हैं। आपने हाथी और चींटी के जोक तो सुना होगा, चींटी हमेशा भारी होती है हाथी पर। अच्छा, हाथी को चींटी से डर भी लगता है, क्यों, क्योंकि अगर चींटी उनकी सूंड में घुस गया या बी उनके मधुमक्खी उनकी सूंड में घुस गई ना, तो फिर वो खुजा नहीं पाते ठीक से, और पेनफुल तो होता ही है उनके लिए। इसलिए जो इतने बड़े हाथी हैं उनको इन छोटे प्राणियों से बड़ा डर लगता है। तो उनके अंदर क्या होता है, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली फॉर्मिक एसिड्स। फॉर्मिक एसिड, तो इनका जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, अपने आप को बचा ले जाते हैं। इतना क्लियर कि pH सेंसिटिविटी
हमारी ह्यूमन बॉडी स्किन का एक सर्टेन pH होता है, उससे कम या ज़्यादा आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हो, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्लियर हो गया कि HCl प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन HCl पेट के बाहर ना जाए, तो इसलिए इनर लाइनिंग होती है स्टमक में फर्दर ऑर्गन्स को बचाने के लिए। टूथ डिके आपको समझ में आ गया कि जो है उसका pH क्या होना चाहिए, 5.5 हमारे pH, जो मुंह का जो pH है। इसलिए हमेशा जब भी आप चॉकलेट वगैरह या कुछ भी सार खाते हैं तो उसके बाद आप माउथ वॉश कर लीजिए, ताकि वो जो क्योंकि उस पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, फिर बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन्स और एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। उन एसिड्स की वजह से जो आपके टूथ का जो इनेमल होता है, वो डिग्रेड होने लगता है, कोरोड होने लगता है, इसलिए टूथ डिके हो जाता है। और फिर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, हाथी और चींटी वाला जोक याद रख लेना कि बी और जो चींटी होती है वो अपने आप को कैसे बचा सकती है। आप इतने बड़े एक 6 फुट का आदमी जो है मधुमक्खी से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसको पता है अगर मधुमक्खी ने जरा सा भी उसको डंक मारा तो वो बहुत ही पेनफुल होगा। तो वो पेनफुल किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड्स। चलो अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। पीछे की जितनी भी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो पहली क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो देखो, जब भी कोई एक्टिव मेटल पर एसिड्स हम डालते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देखी थी, चलो दिखा देते हैं, एक मिनट पेज बना लेते हैं। ये एक्टिव मेटल है, इसकी जगह आप कोई भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन हमने मान के चलिए एसिड से करवाई, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जिंक HCl को बोलेगा कि H भाई तू घर से बाहर निकल, और ZnCl बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? H2 बेचारा अकेला। यही हमने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब भी मेटल्स के साथ में क्या होता है, मेटल्स के साथ में जब भी आपके एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस आपकी निकलती है। तो अगर आपको हाइड्रोजन गैस निकालनी है ना, तो मेटल्स के साथ में एसिड्स का रिएक्शन करवा दो। जैसे आपने जिंक के साथ में H2SO4 का रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा? H2 और SO4 की दोस्ती तोड़ देगा। जिंक किसका दोस्त बन जाएगा? SO4 का। प्लस रह अकेला कौन जाएगा? H2। आई एम प्रिटी मच श्योर आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। कोई आया SO4 को तोड़ के ले गया, ये रहे आप अकेले बेचारे, ठीक है। इतना आया क्लियर? कहाँ थे आप? तो पहला एग्जाम्पल क्लियर कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें H2 अकेला रह जाता है और ये जो SO3 है ये इसके साथ में आ जाता है, SO4 बन जाता है, ठीक है। अब दूसरी क्या है? कार्बोनेट्स के साथ में, मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने एसिड के साथ में करवा दी। Na और Cl की तो हमेशा दोस्ती होती है, ये पक्के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, चड्डी बड्डी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो ये हमेशा क्या बनाते हैं? NaCl ही बनाते हैं। अगर कहीं NaCl को देख लेना तो ये पकड़ के एक तरफ ले जाता है, जैसे आपके दो बेस्ट फ्रेंड बचपन के, ऐसे। अच्छा, अगर H को कहीं O3 मिल जाए या O के साथ में, तो HO की जोड़ी अलग हो जाती है, क्या बना देते हैं? H2O। रह कौन गया बेचारा? CO2 अकेला। इतना आया समझ में कि NaCl की दोस्ती, H और O की दोस्ती क्या बनाने के लिए? वाटर। NaCl क्या होता है? जो आप खाने में खाते हो, नमक। आपके टूथपेस्ट में नमक है तो वो नमक क्या होता है? NaCl, ठीक है। उसके बाद में अकेला कौन रह गया? CO2। चलो अब तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है, ये एक विलेन की कहानी है। एक विलेन, इसमें क्या होता है ध्यान से देखना। थोड़ा सा ये हमारी कहानी है, वैसे तो सेकंड पार्ट आ रहा है एक विलेन का, लेकिन एसिड्स में एक विलेन कैसे होती है ये मैं बताती हूँ। एक विलेन में क्या होता है? एक होता है आपका हीरो, ठीक है। वो हीरो हो गया, किसको बनाऊँ? बेस को बनाऊँ कि एसिड को बनाऊँ? अभी हम एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलो ठीक है, पहले विलेन से शुरू करते हैं। विलेन आपका हो गया OH, जो कि क्या है? आपका बेस, ठीक है। और आपका हीरो कौन हो गया? HCl, जो कि क्या है? आपका एसिड।
अब ध्यान से देखना, एक बार मुझे सीधा करने दो। अब ये एसिड है, Na मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ उसको Cl दिख गया वो भाग गया, ठीक है। अब ये HHO मतलब H2O। तो क्या देखते हो कि जब भी हीरो और विलेन की लड़ाई होती है तो NaCl तो एक तरफ हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। एक बनता है सॉल्ट और एक बनता है वाटर, तो दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसको, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। मेरा पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, पर आप समझ लेना, इंटेलिजेंट हो, आपसे बड़ा इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता कोई, ठीक है। तो आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, तो आराम से समझ जाओगे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो एसिड्स मतलब हीरो और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यही लिखा है, NaHCl NaCl H2O। अच्छा, जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो भी ये सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं। CuO H2SO4 क्या बन गया, CuSO4 और H2O। Cu को SO4 मिल गया और H2 को O मिल गया, मैंने पहले ही बता दिया H2O दोनों फ्रेंड्स हैं, और CuSO4। आ गया समझ में, ये बन गया सॉल्ट, ये बन गया पानी। तो सॉल्ट और वाटर किसके साथ में बनता है, एसिड्स और बेस। और एसिड्स का ऑक्साइड में क्या बोलेंगे, मतलब कुछ भी दे रखा हो, जैसे Na दे रखा हो, तो इसमें ये ऑक्साइड हो गया आपका। इतना आया समझ में, कोई डाउट भी होगा तो बता नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। चलो अब इधर देखते हैं। हाँ, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आप लैब में जाओ तो ऐसे नहीं कि H2SO4 दिखा और उसमें पानी डालते रहे, पानी डाल रहे हैं। बहुत ध्यान से पानी डालना होता है, क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट बड़ी जोर की निकलती है। पटाखा जलाते हो, पटाखा, देसी बम, उसमें क्या होता है, हीट निकलती है, बस वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे चूने का पानी जो होता है, जब दीवारों पर पुट्टी करते हैं हम, तो जो चूने का वो जो पानी बना देते हैं ना, उसमें आप दबंग मत बनना सलमान खान की तरह, बिल्कुल हाथ अंदर रख दिया और फिर पूरा हाथ जल जाएगा। तो वो जो चूने का पानी होता है उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से उसकी जो बाल्टी होती है वो बहुत ही गरम होती है, ठीक है। तो ऐसी एडिशन का होता है कि एसिड्स में टिपिकली हम देखें तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, ठीक है, या फिर बेस में भी अगर हम बेस की बात करेंगे तब हम इस टॉपिक पर आएंगे। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो हमेशा जो है बहुत थोड़ा करके आप जो है पानी डालिए, थोड़ा करके, बूंद करके एसिड्स में पानी डालिए, क्योंकि एकदम से आप जो है एसिड्स में पानी डाल देंगे एकदम मग्गा भर के तो धमाका हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो आपको और आपके आसपास वालों को चोट लग सकती है, ठीक है। इट विल स्प्लैश आउट और इट विल कॉज यू बर्न्स एंड इन्फ्लेमेशन। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो, तो बहुत धीरे से हिलाते हुए, बिल्कुल, ये एक आपने स्टरर बोलते हैं इसको, ऐसे इसको मिक्स करते हुए, हिलाते हुए आपको यहाँ पे पानी डालना है, मिक्स करते हुए। जैसे आप शिकंजी के लिए ग्लूकोज घोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको स्टरिंग करनी है और धीरे आपको एसिड्स डालना है। चलो, की पॉइंट्स क्या हो गए, की पॉइंट्स, पहला की पॉइंट्स क्या हो गया, ये तो आपको क्लियर है। अब तो एक मिनट, पेन का चेंज करने दीजिए, कौन सा कलर रखें, कौन सा कलर, येलो कर लेते हैं, येलो नहीं यूज़ करा, ये हटा दिया, क्लियर कर देते हैं। चलो, एसिड्स आपको पता ही है, अब तो क्लियर हो गया होगा, पानी में डालो तो H+ निकलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में एसिड सारिन टेस्ट होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है, मेटल वगैरह पर अगर पड़ गया तो उसकी पपड़ी जमने लगती है, हटने लगती है। एसिड्स का pH <7 होता है, ठीक है। मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। उसके साथ में लाइमस्टोन के साथ, चूने के साथ में रिएक्ट करते हैं। जब भी किसी ऐसी चीज़ के साथ में रिएक्ट करेंगे जिसमें कार्बोनेट हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड्स।
एसिड्स जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। एसिटिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, जिसको हम विनेगार भी बोलते हैं। मिनरल एसिड्स क्या हो गया? ये टिपिकली वैसे रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, जितना भी आपने पढ़ा है ना एसिड्स में, उसका रिवीजन है। क्या हो गया? H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं? रेड इन कलर कर देते हैं। ये किसी भी मेटल सरफेस को अच्छा खासा ख़राब कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस हो रही तो जो आपकी कार और इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें H2SO4 मिला होता है आयंस प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि जहाँ है आयंस वहाँ होगी इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति, नहीं प्रोडक्शन। मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है। चलो अब यहाँ इतना ख़त्म हो गया। चलो इंडिकेटर्स आर दोस्त। अच्छा अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स मतलब ऐसे यंत्र जो कि आपको ये बता दे कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है, बिना पीएच के। अब तक तो आप एसिडिक और बेसिक किसके बेसिस पर जान रहे थे? पीएच के स्केल को यूज़ करके। अगर मान के चलो सारी दुकानों पर से पीएच स्केल मिलना ही बंद हो जाए तो फिर कैसे पता लगा पाओगे कि एसिड्स है कोई चीज़ की बेसिक है? तो उसका एक ही रामबाण इलाज होता है, इंडिकेटर्स। अलग अलग इंडिकेटर्स भी होते हैं, तो कुछ तो नेचुरल होते हैं, आप बिल्कुल उनके कलर में चेंज करते हुए, मतलब कलर में चेंज हो रहा है, स्मेल में चेंज हो रहा है, तो आप बता सकते हो। जैसे दही का कलर थोड़ा सा टेक्सचर चेंज होने लगता है, स्मेल और टेस्ट भी चेंज होने लगता है, खट्टा हो जाता है। दही खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसमें ज़्यादा लैक्टिक एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, कोई दाल वगैरह सड़ गई, अजीब सी स्मेल आ रही है, अजीब सा कलर हो गया है, तो वो क्या है? आपका नेचुरल इंडिकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर्स पर। तो इंडिकेटर्स आपके दोनों हो सकते हैं, चाहे तो नेचुरल चाहे तो सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो आपने मैनमेड बनाए हुए हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनका कलर नहीं ऑर्डर चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे अनियन की आपको पता है बहुत तेज स्मेल आती है, उसको आप बेस में रख दो, ठीक है, तो उसकी स्मेल गायब हो जाती है। वेनीला की भी अगर आपने उसमें थोड़ा सा बेस मिला दिया तो वेनीला की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर किसी की स्मेल ख़त्म करनी है उसको बेस में रख दो, उसका स्मेल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा हल्दी, टर्मरिक, काफ़ी सारा फेस पैक वगैरह या जब शादी होती है तो उसमें एक रिचुअल होता है हल्दी का। तो हल्दी लगाने के बाद कभी भी आपको जो है चेहरा साबुन से या किसी भी तरह के केमिकल कंपाउंड से नहीं धोना है, क्योंकि आपने हल्दी को यूज़ करा ग्लोइंग के लिए। हम बेसिकली यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अवर स्किन ग्लो, दैट्स वाई वी यूज़ टर्मरिक, हल्दी यूज़ करते हैं हम। तो अब क्या होता है, आपने हल्दी मजे में यूज़ कर ली और उसके बाद आपने साबुन से धो दिया, उसके बाद में आपके हो जाएंगे 12 बज जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। हल्दी एसिडिक इन नेचर होता है और उसमें अगर आप बेसिक के साथ में धोओगे, कोई ऐसी आपका सोप है या आपका शैम्पू वगैरह है, उसमें अगर गलती से भी हल्दी की चीज़ में वो चला गया तो आपका कलर और काला पड़ जाएगा या फिर कलर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हल्दी लगाने के बाद आपको कभी भी साबुन से चेहरा नहीं धोना है। यहाँ तक कि कई बार क्या होता है, आपके कपड़ों पर जब हल्दी लग जाती है तो उसको जब हम साबुन से धोते हैं तो वो लाल पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड्स और बेसिस की हो जाती है रिएक्शन, जिसकी वजह से होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन। हमने बताया था एसिड्स और बेसिस जब भी रिएक्ट करते हैं तो आपस में क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं आपके, ये उसकी वजह से वो रेड हो जाता है। लिटमस तो आपको पता ही है नेचुरल इंडिकेटर है। पर्पल डाई वगैरह हो गई जो कि लाइचिन से निकला जाता है, लाइचिन से बनाया जाता है। एसिड्स जो है ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं और बेसिस जो है रेड को ब्लू। ये बेसिस वाला तो हम बेसिस पढ़ेंगे तब देखेंगे। अच्छा, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एसिड्स। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लो। अच्छा एक बात बताएं, आपके पास में एक मिनट, ये कलर दिख ही नहीं रहा, मुझे कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, आपके पास में एक हमने दे दिया ड्राई HCl। ये पेन क्यों नहीं काम नहीं कर रहा? एक हो गया ड्राई HCl, ठीक है, और एक आपके पास में हो गया मॉइस्चर वाला HCl। ये पेन काम ही नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है? चलो समझ लो, आवाज़ को समझ लो। मॉइस्ट HCl, दोनों में अंतर क्या है? मॉइस्ट HCl और ड्राई HCl। देखो जो ड्राई HCl है ना, वो आपका लिटमस पेपर रेड टर्न नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए पानी का बड़ा होना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा था एसिडिक प्रॉपर्टी तभी कहलाएगी जब वो पानी में H2 आयंस थे, है ना। अब जिसके अंदर से आपने पानी निकाल दिया वो H प्लस आयंस कहाँ से निकालेगा, H प्लस आयंस कहाँ से निकालेगा, है ना। तो इसलिए पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, कई बार आया है कि भैया ड्राई HCl और मॉइस्ट HCl में से कौन लिटमस पेपर रेड टोन करेगा, तो आपका आंसर होगा मॉइस्ट वाला। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, एक मिनट बताती हूँ। क्योंकि जो मॉइस्ट है उसमें पानी का प्रेजेंस है। ये तो बहुत ही ख़राब चल रहा है पेन, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। तो ये जो मॉइस्ट HCl होता है इसमें पानी की वजह से ये H प्लस आयंस प्रोड्यूस कर पाता है। अब H प्लस आयंस प्रोड्यूस कर पाएगा तभी तो pH पे रिकॉर्ड होगा। अब ड्राई HCl में वाटर है ही नहीं तो क्या pH पे रिकॉर्ड होगा? pH पे रिकॉर्ड होगा ही नहीं। तो इसलिए एसिडिक प्रॉपर्टी सिर्फ वाटर सॉल्यूशन में ही शो होती है। अगर वाटर आप निकाल दोगे तो नो एसिडिक प्रॉपर्टी विल बी देयर। आई थिंक इज दिस क्लियर or not, I don't know. Now what's left? We have covered this also. ठीक है, ये हमने बता दिया। देखो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि it will act as an indicator only if either the litmus paper is moist or the whatever acid you are taking, ठीक है, और whatever base you are taking। तो एक्वस सॉल्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पानी को उड़ा दिया तो देयर विल बी नो एसिडिटी एंड बेसिसिटी। चलो अब एक और होता है फिनोल्फ्थेलिन, उसको रेगुलर भाषा में फिनोल्फ्थेलिन ही बोलते रहते हैं, पता नहीं इतना बड़ा नाम क्यों रख दिया है। ये कलरलेस रहता है एसिड्स में, लेकिन बेसिस में हो जाता है पिंक। अभी हम एसिड्स को याद कर रहे हैं तो एसिड्स में आप याद करो कि ये जो फिनोल्फ्थेलिन होता है इसका कलर होता है कलरलेस, ये कोई कलर चेंज नहीं करता। और मिथाइल ऑरेंज एसिड्स में हो जाता है पिंक। काफ़ी सारे तो ब्लैक पिंक के ही जो है बैठे होंगे नॉमिनीज, हाउ यू लाइक दैट। चलो, तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर हो जाता है वो हो जाता है पिंक जब हम उसमें एसिड डालते हैं। ये तो बहुत ही ख़राब चल रहा है, ठीक है। और फिनोल्फ्थेलिन रहता है आपका कलरलेस। इतना आया समझ में? फिनोल्फ्थेलिन आपका क्या हो गया? कलरलेस, और मिथाइल ऑरेंज आपका क्या हो गया? पिंक, ठीक है। बेसिस की जब मैं इसके बाद बेसिस का पार्ट 2 लेके आऊँगी तब समझाऊँगी। चलिए अब कुछ तो नहीं बचा। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी, साथ अच्छा रेन वाटर, एसिड रेन सुन लो। एसिड रेन क्या होता है? देखो कोई भी चीज़, आपको पता है कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि वो ऑक्साइड्स वगैरह छोड़ते हैं। अब आपको पता है हवा में रहता है मॉइस्चर, हवा में क्या रहता है? मॉइस्चर रहता है। अब ये मॉइस्चर जब ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आपका अब एसिड्स। अब ये एसिड्स आपके रेन में मिक्स हो जाते हैं तो वो जब बारिश जो नीचे गिर के आती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। तो ये जो प्रेसिपिटेशन होता है पहली बारिश में इसलिए नहीं नहाना चाहिए क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो कैसे? क्योंकि ये जो जितने भी एफ्लुएंट्स निकलते हैं, पॉल्यूशन जो आपका एमिशंस के फॉर्म में निकलता है, या जो हवा में मौजूद मॉइस्चर होता है उसके साथ में रिएक्शन होती है, बनता है एसिड्स। वो एसिड्स रेन में पहुंच जाता है, वो मतलब पहुंच ही जाएगा, और नीचे जब वो प्रेसिपिटेट होता है तो वो क्या बनता है? एसिड रेन। जिसकी वजह से एक चीज़ हो रही है वो है मार्वल कैंसर। मार्वल कैंसर का बेस्ट एग्जांपल ताजमहल, येलोइश इन नेचर हो रहा है, येलोइश इन कलर होता है ताजमहल, मतलब हो रहा है, सॉरी, ताजमहल के जो मार्वल है वो येलो क्यों हो रहा है? ड्यू टू एसिड रेन। अच्छा, प्लांट्स को काफ़ी सारी डिसीजेज भी हो जाती हैं जब एसिड रेन होती है, ठीक है। सॉइल में क्या होता है, कई बार सॉइल का pH अगर कम ज़्यादा होता है तो आप मान के चलिए अगर वो एसिडिक in नेचर है तो हम उसमें बेसिक चीज़ें मिलाते हैं जो बेस होता है, क्योंकि सॉइल क्या होता है, हर क्रॉप का अपना एक pH होता है जिसमें वो ग्रो होता है।
उसको उतनी पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को ज़्यादा पीएच, किसी को कम पीएच, तो उस हिसाब से हम सॉइल का पीएच मेंटेन करते चलते हैं। जो फार्मर्स लोग होते हैं, किसी को मान के चलिए बहुत ज़्यादा टू बेसिक इन नेचर है, तो हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा एसिड मिला देंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब टू एसिडिक इन नेचर है तो हम उसमें क्या मिला देंगे, बेस। इसी तरीके से बी स्टिंग ये हमने पढ़ लिया, ये सब कुछ हो गया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये तो सॉल्ट का है, अभी इसमें पता नहीं कैसे आ गया, बाद में हम देखेंगे। फिनोप्थिलीन हमने आपको बता दिया। अच्छा, जो रेड कैबेज होता है, ठीक है, जो कि पर्पल इन कलर भी होता है, क्योंकि उसका एसिडिक मीडियम जब ज़्यादा हो जाता है, पत्ता गोभी, बंद गोभी, करम कल्ला, पता नहीं इतने अलग अलग नाम है कैबेज के, तो उसका एसिडिक जो है इसलिए हो जाता है कलर, मतलब जो रेड कलर है इसलिए हो जाता है ड्यू टू द एसिडिक इन नेचर, एसिडिटी इन नेचर, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस के होने की वजह से वो रेड इन कलर होता है। चलिए, तो गमसामिदा, थैंक यू। तो अगर आई होप अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप बता देना। आपको क्लियर हो गया होगा एसिड्स। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप बार बार लूप पर आप देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपका काफ़ी सारा जो कॉन्सेप्ट्स है, काफ़ी सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। एक ही वीडियो में आपको पूरा एसिड्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कितनी रेफरेंस बुक से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और केमिस्ट्री भी आई होप कि आपको आसान लग रही होगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।